हेलो गाइस, स्वागत है मेरे ए बी मंगा एक्सप्लेन चैनल में। और आज शुरू करने वाले हैं यंग असैसिन मशीनरी एजिन का एपिसोड 147। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वेयर हाउस में आती है और कहती है कि क्या आप सब ठीक है। आगे आने लगती है और उसमें से एक टैटू वाला बंदा कहता है कि 03 क्या तुम जिंदा हो। तभी 03 उसके पास आके उसके इधर मारने लगती है और कहती है ऑफकोर्स मैं ज़िंदा हूँ। और उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी तभी 03 हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मुझे दोबारा देखते हुए अच्छा नहीं लगा। तभी टैटू वाला बंदा मुंह बनाते हुए कहने लगता है। तभी 03 आगे बढ़ती है और 02 के पास जाती है और उसको खींचते हुए और किस कर लेती है। आप देख सकते हैं कि किसिंग चालू है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया भाई। और फिर उनके होठ दिखाते हैं जो कहती है कि हंसते हुए आई मिस यू। ये सुनकर 02 कुछ रिएक्शन नहीं देता और उसके ओर देखने लगता है। तभी वो 03 उसके ओर देखने लगती है और थोड़ा मायूस होके नीचे देखने लगती है और कहती है कि देखो यार तुम ज़रा भी नहीं बदले। तभी मोटा सा बंदा कहता है कि हमें लगा कि तुम मर गए हो। ये सुनकर 03 कहती है कि तुमने ठीक कहा, मैंने भी यही सोचा था कि मैं मर गई हूँ। तभी टैटू वाले के बाजू में सा एक आदमी कहता है कि यदि तुम जीवित थे तो इतने समय से तूने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया। तभी नंबर 3 कहती है कि नंबर 1 द्वारा हमला करने के बाद मुझे लगा कि मैं मर गई हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक हॉस्पिटल में थी और मेरा ट्रीटमेंट लंबा ख़त्म होने के बाद मुझे एक ऐसी जगह पर फंसा दिया जहाँ जिस्म के बारे में मुझे पता नहीं था। तभी मैं वहाँ से भाग निकली। तभी मोटा वाला कहता है कि आप कहाँ फंस गए थे। कहा ऐसी जगह जहाँ मिलिट्री वाले होते हैं, बल्कि कि वो हमारे बारे में भी जानते थे और हमारे नंबर के बारे में भी, और वो मुझसे और भी चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। यह सचमुच एक कठिन था, इसलिए मैं इसके बारे में दोबारा सोचना नहीं चाहती। वैसे भी बाकी के नंबर कहाँ पे है। ये सुन के उसमें से एक बंदा कहता है कि जो लोग नंबर 1 के बाद गए थे वो जीवित नहीं बचे, सबको मार दिया गया आपके पास। तभी 03 कहती है कि वो सभी मर गए। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ। तभी वो सैड होकर कहती है कि मैं जानती थी, मुझे उन्हें बेहतर निर्देश देने चाहिए थे। तभी वो बंदा कहता है कि इसके अलावा नंबर 1 ने विश्वासघात करने के बाद कैंप लोग ने हमें भरोसा करना छोड़ दिया, इसीलिए उन्होंने हमें अलग अलग कर दिया गया है और मिशन दे दिया। और तो समय बीतने के बाद हमने बड़े नंबर को खो दिया और उन लोगों को भी। तभी 03 से कहता है कि तुम कब भागे। तभी 03 पीछे देखने लगती है। तभी 02 कहता है कि बताओ 03 तुम कैसे भागे, बताओ। तभी 03 उसके पास देखने लगती है और कहती है कि 3 साल पहले। ये सुनकर उधर के बंदे देखने लगते हैं उसके पास हैरान होके। तभी 02 कहता है कि तो तुम 3 सालों से तुमने हमें संपर्क क्यों नहीं किया। तभी 03 कहती है कि ईमानदारी से कहूँ तो मैं नंबर के पास लौटना नहीं चाहती थी। ये सुन के उधर के सब हैरान हो जाते हैं। उसमें से मोटा कहता है क्या। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तभी 02 उसके ओर देखने लगता है एकदम ध्यान से। तभी 03 आगे कहती है कि यदि मैं कैंप में वापस गया तो मुझे उनके आदेश का पालन करना होगा, वो भी ऐसे आदेश जो हम सोच नहीं सकते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। और क्या मैं गलत हूँ। ये सुनकर वहाँ के भी सब बंदे उसकी ओर देखने लगते हैं और वही होता है कि देखने लगते हैं और खामोश हो जाते हैं। यदि मैंने यह नहीं सुना होता कि कैंप डिस्टर्ब हो गया है, मतलब एकदम ख़त्म हो गया है ऐसा, तो मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आती। तभी 02 कहता है कि तो क्या आप हमारी स्थिति के बारे में जानते थे। ये सुनकर 02 के इधर देखने लगती है। तभी 02 आगे कहता है कि तो फिर तुम अब वापस क्यों आई हो। तभी 03 कहती है कि वेल कुछ ऐसा। तभी 02 उसकी बात काटते हुए कहता है कि आपको यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको हमारी याद आती थी। ये सुनकर 03 उसके पास देखने लगती है और कुछ कहती नहीं। तभी वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है और फिर
आगे थोड़ा हंसते हुए कहती है कि ठीक है, मैं आप लोगों का पता लगाया हूँ। तभी ये सुनकर सब हैरान हो जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है उनके। और तभी 03 कहती है कि मैं एक PMC बनना चाहती हूँ, इसका मतलब प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। फिर आगे कहती है कि मुझे किसी शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए मैं पहले की तरह प्रायोजित करेंगे। हमें अपना स्किल का उपयोग करके इस फील्ड में अपना दबदबा बना सकते हैं। ये सुनकर वहाँ के बंदे भी हैरान हो जाते हैं। और तभी 02 03 से कहता है कि भाड़ में जाओ। ये सुनकर 03 पीछे मुड़ते हुए कहती है कि 02 हाउ, कहती है कि क्या। तभी 02 कहता है कि तुम एक गद्दार हो 03। तभी 03 सैड सा चेहरा करते हुए कहती है कि मैं कैसे हूँ। तभी नंबर 2 उससे कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है, आपने संख्या को छोड़ दिया गया है, इसी कारण तुम अब तक हमारे सामने उपस्थित नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए। आप तब प्रकट हुए जब हमें सुना कि कैंप और अमेरिकी नंबर ये ख़त्म हो गए हैं, क्या यह सही है। तभी ये सुनकर वो थोड़ा कांपने लगती है और हैरान हो जाती है। यदि ये पास्ट होता तो तुम्हें मौके पर ही मार दिया गया होता। ये सुनकर वो भी डर जाती है और हैरान हो जाती है। तभी वो टैटू वाला बंदा कहता है कि नंबर 2 आपको इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी मोटा वाला बंदा कहता है कि वह सही है, आइए हम सब शांत हो जाते हैं। तभी नंबर 3 थोड़ा मायूस होते हुए कहती है कि नहीं, नंबर 2 सही है, यह सच में कि मैंने तुम्हें लोगों को छोड़ दिया और वापस नहीं आया, लेकिन मेरे ऑफर के बारे में सोचना एक बार। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता के बिना एक सुरक्षित स्थान पर बसने की आवश्यकता है। ये सुनकर उसके ओर देखने लगते हैं। तभी वो कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। तभी नंबर 2 नंबर 3 को कहता है कि नंबर 3 मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी नंबर 3 पीछे मुड़ के हुए कहती है कि वह क्या है। जब आपने 01 का पीछा किया, जिन नंबरों के साथ आप नेतृत्व कर रहे थे, मतलब उसके साथ थे, तो वो कैसे ख़त्म हो गए। तभी वो सैड होते हुए कहती है कि नंबर 1 के मेथड के साथ। तुम्हें तो पता है ईजिन कितना स्मार्ट है और ताकतवर भी है, तो उसके मेथड मतलब उसके तरीके के साथ वो तो एक एक करके मारे गए सब। ये सुनकर नंबर 2 कुछ रिएक्शन करता है। तभी 02 गन निकालते हुए कहता है कि तो यह आप ही थे जिसने उन्हें मारा है। ये सुनने के बाद 03 तो हैरान हो जाती है और उसके ऊपर एक बुलेट शूट करता है 02 और वो डॉच कर लेती है, उसके बाजू से निकल जाती है। तभी वो भी कवर लेके हुए पीछे फायरिंग करते हुए उनके ऊपर फायरिंग करने लगती है। तभी सभी लोग एक कवर के पीछे छुप जाते हैं। तभी वो शूट करना बंद कर देती है और वो भी कवर में चली जाती है और फिर वो बाहर की तरफ देखती है और वो कहती है कि हमारी बात ख़त्म हो गई है, अंदर घुसो। तभी वहाँ पे बहुत फायरिंग हो जाती है और उस वेयर हाउस पे बहुत सारी गोलियाँ फायर करते हैं। वहाँ पे बहुत सैनिक हो जाते हैं और गोलियाँ चला रहे होते हैं बंदे 03 के। तभी वो बहुत गोलियाँ चलाते हैं वहाँ के उनके ऊपर, तो कांच भी सब फूट जाते हैं। वो नॉन स्टॉप फायर करते रहते हैं। तभी हम हमारे इधर के बंदे को दिखाते हैं जो अपना कवर लेके छुपे रहते हैं। तभी वहाँ का मोटा कहता है कि यह सोचना कि 03 ने हमें धोखा दे दिया है। तभी 02 उसके ओर देखने लगता है। तभी 03 के इशारे से कहती है कि रुक जाओ, अभी फायरिंग मत करो। तभी उधर के बंदे लोग फायरिंग करना बंद कर देते हैं और देख सकते हैं बहुत जन होते हैं। तभी वो कहती है कि 02 यह आपकी समस्या है कि आपने हमेशा 01 पर बहुत अधिक भरोसा किया। जब 01 हमें धोखा दिया, क्या इसका मतलब यह है कि मैंने 01 के बजाय हमारे साथीदारों को मार दिया। ये सुनकर 02 उसके ओर देखने लगता है। तभी वो उस मोटे बंदे को इशारा देते हुए तभी 03 वहाँ से उठ के कहती है कि पहले दिया गया ऑफर अभी भी वैलिड है। मेरे लोगों ने ये केवल इसीलिए प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि तुमने मुझ पर हमला किया था। ये देख के इसीलिए
सभी संभावना है कि हम इसे बदल सकते हैं। मैं आप सभी के साथ रहना चाहती हूँ। इस बार मैं सिंसियर हूँ। ये बात सुनकर वो टैटू वाला बंदा उसके ओर देखने लगता है, मोटा बंदा, और उसके साथ में छोटा वाला बंदा भी देखने लगता है, और फिर 02 भी उसके ओर देखने लगता है। तभी हमको एक जगह के बारे में दिखाया जाता है। वहाँ पे 3 बंदे होते हैं, उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए होते हैं। उनमें से पहला वाला बंदा कहता है कि तुमने कहा था कि यदि हम अपना समर्पण कर देते हैं तो आप हमें अपने सहयोग के रूप में स्वीकार करेंगे। इतना कहते ही वहाँ पे गोलियाँ चलनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे खून दिखाया जाता है। तभी हमें 03 को दिखाया जाता है, जो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ ऑफकोर्स। अरे बाप रे, आपने इस पर विश्वास कर लिया। हम देख सकते हैं वो तीनों मर चुके होते हैं और उसको देख के उनके साथीदार भी उसके ओर देखने लगते हैं। तभी 03 पीछे मुड़ते हुए हंसते हुए देखती है। तभी 03 कहती है कि क्या यह ठीक है, क्योंकि उन्हें मारने से हम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि कोई आसान रास्ता है तो कठिन रास्ता क्यों चुने। ये पास्ट की बातें रहती है। तभी ये सुनकर अपना बंदा, टैटू वाला बंदा, गुस्से में आ जाता है और कहता है कि यह सही है, इस कुतिया ने हमारे साथीदार को मार डाला। तभी उनका ही साथीदार कहता है कि हमने बहुत से लोगों को उसकी बातों में फंसते और मरते देखा है। तभी मोटा वाला बंदा कहता है कि आप किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। तभी मोटे के बाजू में वो छोटा सा बंदा रहता है, वो कहता है कि आप चाहते हो कि हम वह मानसिक बकवास करें। तभी 03 कहती है कि जैसा कि मैंने अपेक्षित किया था, जिन लोगों के साथ मैं कुछ समय से जानती हूँ वो परेशान करने वाले हैं। वैसे भी मैं यहाँ पे जो ऑफ़र आपको दिया था सबसे पहले यहाँ पे इसीलिए आई हूँ। ये सुनकर वो टैटू वाला बंदा भड़कते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो, और उसकी ओर गन कर देता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं कि 03 के बंदे लोग बहुत सारे होते हैं। तभी 03 उनको इशारा करते हुए 03 के बंदे समझ जाते हैं और एक मिसाइल गन में लोड करना चालू कर देते हैं। तभी अंदर का सीन दिखाते हैं। 02 का बंदा कुछ लैपटॉप पे कर रहा होता है। तभी 02 कहता है इसे भेज दो। ये सुनकर वो मोटा आदमी अपने हाथ में कुछ ट्रिगर जैसा लेता है और उस ट्रिगर को दबा देता है। जैसे ही ट्रिगर दबता है, वहाँ बाहर साइड पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। इतना ब्लास्ट होते हैं कि वहाँ पे सभी नष्ट होने लग जाता है, और ये देख के 03 पूरा हैरान हो जाती है। फिर वहाँ पे खून देखते हुए 03 इतना हैरान हो जाती है कि फिर जो बचे हुए लोगों से कहती है कि जल्दी करो, अंदर घुस जाओ। ये सुनने के बाद 03 का एक बंदा पिन निकालते हुए अंदर कुछ फेंक देता है। तभी वो टप्पा होते होते अंदर जाने लगता है। ये ग्रेनेड रहता है। अरे वो नहीं, क्या रहता है जो PUBG में रहता है, जो लाइट पड़ती है वो वाला रहता है, वही जो अंदर टप्पा पड़ते हुए अंदर जाता है और लाइट कर देता है। तभी वो लोग अंदर घुसने लग जाते हैं। तभी उधर के लोग अंदर घुसते हैं। तभी 03 भी गन पकड़ते हुए अंदर आने लगती है और फिर कुछ नोटिस करती है और फिर देखती है कि सामने कुछ नहीं होता। कहाँ गए वो लोग। तभी वो लोग और छानबीन करने लगते हैं, यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तभी 03 को कुछ दिखता है और वहाँ पे चली जाती है और वहाँ पे खड़ी हो जाती है तो देखती है कि अंडरग्राउंड एक रास्ता होता है। तभी वो 03 का बंदा कहता है कि क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए। तभी 03 कहती है कि नहीं, अगर हम इस तरह अंदर जाएंगे तो हमें कुछ भारी नुकसान होगा। तभी हम पीछे हट जाते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाती है और सोचने लग जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर दिखाया जाता है। वहाँ पे ईजिन होता है। फाइनली ईजिन को दिखाया गया है। तभी ईजिन अपना वर्कआउट करता है। तभी वहाँ पे फ़ोन आता है। तभी ईजिन नीचे उतरते हुए वो फ़ोन को उठा लेता है और सामने से आवाज़ आता है, नंबर 3 ज़िंदा है। ये सुनकर ईजिन हैरान हो जाता है और ईजिन उससे कहता है कि क्या तुमने यह नहीं कहा था कि मुझे मेरा पीछा करने वाले सभी लोग मर गए। ये और कोई नहीं रहता, 02 रहता है। तभी 02 सामने से कहता है कि हम सब यही सोच रहे थे,
हमें हाल ही में ही पता चला क्योंकि वह हमसे मिलने आई थी। ये सुनकर ईजिन थोड़ा सोचने लगता है। तभी 02 आगे कहता है कि और जिसने आपका पीछा करने वाले नंबरों को मारा वो 03 थी। भाई ये सुनने के बाद भी ईजिन भी हैरान हो जाता है और फिर तभी ईजिन कहता है कि क्यों? तभी 02 कहता है कि यह तो आपको पहले से ही जानते हो। 03 वह व्यक्ति है जो अप्रत्याशित है। यह सिर्फ 03 नहीं है, यह हम सभी के लिए समान था। तभी ईजिन कुछ सोचता है और फिर पास्ट में चले जाता है। पास्ट में बारिश होती रहती है और फिर एक बंदे को दिखाया जाता है जो घायल होता है। तभी ईजिन को दिखाते हैं जो बंदूक तान के उसके सामने खड़ा होता है। तभी ईजिन वहाँ से जाने लगता है और वो बंदा कहता है कि भागने की पूरी कोशिश करो। तभी ईजिन कहता है कि हाँ ठीक है। तभी ईजिन पीछे देखता है। तभी वो आदमी हंसते हुए कहता है कि थैंक यू तुम्हारा हर चीज़ के लिए 01। ये सुनकर ईजिन उसके पास देखने लगता है और फिर आगे बढ़ते हुए भागने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं बारिश होती रहती है और वो ईजिन भागने लगता है। तभी अचानक वहाँ पे एक गोली चलती है। तभी ईजिन सतर्क हो जाता है और सीधा गन तांग देता है। फिर सामने देखता है कि वो नंबर 3 रहती है। नंबर 3 हंसते हुए कहती है कि नंबर 1, मैं ये जानती हूँ कि यह जगह गंदगी का ठिकाना है, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हो? ये सुनकर ईजिन कुछ नहीं कहता और उसकी ओर देखने लगता है। तभी नंबर 3 आगे कहती है कि चलो वापस चलते हैं। ये रूल है कि धोखा देने वाले को मारने का है, लेकिन नंबर यदि ये आप हो तो इसका अंत केवल सज़ा के साथ होगा। छोटी सी सज़ा होगी, वो भी कड़ी। ये सुनकर ईजिन उसके पास देखने लगता है। तभी 03 आगे कहती है कि मैं भी एक अच्छा शब्द रखूँगी और मैं ये दूसरों को भी बताऊँगी। ईजिन को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो आगे कहती है स्माइल देके कि इसलिए वापस चलो। इतना कहते ही वो फायर करना चालू कर देती है। ईजिन उस गोलियों को डॉच करते हुए भागने लगता है और बदले में ईजिन भी 03 के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तभी दोनों भी बचने के लिए कवर में जाते हैं और वहाँ से गोलियां चलाने लगते हैं। तभी एक साइड से 03 गोलियां चलाने लगती है तो दूसरे साइड से अपना ईजिन चलाने लगता है गोलियां उसके ऊपर। तभी एक गोली ईजिन के बाजू में से निकल जाती है। तभी ईजिन उसके पास देखने लगता है हाँफते। तभी हम 03 को भी देख सकते हैं जो वो भी हाँफने लगती है। तभी 03 कहती है कि नंबर 1, यह आपके लिए बेहतर नहीं होगा यदि आप अभी अभी मरे। ये सुनकर ईजिन उसके पास देखने लगता है और 03 आगे कहती है कि तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो कि धोखा देना मौत है। और उन साथीदारों के बारे में क्या जिन्होंने आप पर भरोसा किया? क्या उन पागल कमीनों ने तुम्हारा पीछा किया? क्या आप उनके मरने के बाद भी जीवित रह सकते हो? तभी ईजिन सैड होकर कहता है कि वो मरे नहीं। ये सुनकर 03 कहती है कि क्या? तभी ईजिन उससे कहता है कि मैंने बस उन्हें इतना मारा कि वो मेरा पीछा ना करे। ये सुनकर 03 हैरान हो जाती है और कहती है कि आप अपना पीछा करने वाले टीम के लोगों को मारे बिना यहाँ तक आए हैं। जब आप पहली बार यहाँ आए थे मैंने सोचा था कि तुम एक बच्चे हो जो भूख से मर जाओगे क्योंकि उसे खाना नहीं मिलता था। तो ट्रेनिंग तो दूर की ही बात है, लेकिन एक मॉन्स्टर में बदलने के लिए। तभी वो कुछ सोचने लगती है और वो कहती है कि चले जाओ। ये सुनने के बाद ईजिन कुछ नहीं कहता और तभी 03 आगे कहती है कि यदि तुम इतनी बुरी तरह से भागना चाहते हो तो फिर हम सबको छोड़ दो। आइए देखते हैं जाने के बाद आप कितने अच्छे से रहते हो। ये सुनकर ईजिन उसके पास देखने लगता है और फिर माहौल शांत होता है। फिर 03 वहाँ ही बैठी रहती है। तभी ईजिन वहाँ से भागने लगता है। 03 कुछ नहीं करती और ईजिन को भागने देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वही ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा ईजिन ट्रेनिंग करता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग
कुछ नोटिस करते हैं और वहाँ पे देखने लगते हैं। तभी कोई बंदा पंच पे पंच मारते जाता है सैंड बैग पे, और कोई नहीं, ये ईजिन रहता है और वो उसको ही देख रहे होते हैं। तभी ईजिन कुछ सोचने लगता है और वही बातें याद करता है जिस 02 ने उससे कही थी कि यह वो लड़की है 03, वह जिसने आपके पीछे करने वाले नंबरों को मार डाला था। तभी ईजिन ये सोचते हुए एक जोर सा मुक्का उस सैंड बैग पर मार देता है, उससे चैन भी हिलने लगती है। उसको ऐसा देख के उधर के बंदे भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। तभी ईजिन सैड होते हुए कुछ सोचने लगता है। तभी सुखजुक वहाँ पे आके उससे कहता है कि कुछ हुआ है क्या। तभी वो आगे कहता है कि मैंने पहली बार तुमको इस तरह पंचिंग बैग को मारते हुए देखा है। ये सुनने के बाद ईजिन उसके पास देखने लगता है। तभी ईजिन भी अपने टीममेट लोगों के पास देखने लगता है। तभी वो सब डर गए होते हैं और कोई कह रहा होता है सो स्कैरी। तभी ईजिन वहाँ पे कोई बोलता है कि सब जन इकट्ठे हो जाओ, कुछ ऐसा है जो आपको सभी को जानना आवश्यकता है, राष्ट्रपति के विदेशी कार्यक्रम के लिए। तभी उनका कोच कहता है कि टीम 1 के अलावा हमने अन्य टीमों के अतिरिक्त लोगों को भी भेजने का निर्णय लिया है। हमने हाल ही में बुरी घटनाओं के कारण अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता के कारण आधार पर ऐसा करने का निर्णय लिया है। तो आप अपनी टीम के लीडर से आपकी डिटेल लेंगे। बस इतना ही आज के लिए, तुम्हारा धन्यवाद। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक बंदे को दिखाते हैं जो ग्लास में शराब डालते हुए कहता है कि यह एक अच्छा अवसर है। SWS के आलोदन के हाल में ही कोई मूवमेंट नहीं हुई है, इस हद तक कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब यह पर्याप्त है। तभी वहाँ पे उसका बंदा खड़ा रहता है और वो कहता है कि आपकी धारणाएं सही थी। तभी वो बॉस शराब पीते हुए कहता है कि इसीलिए जब मैंने अपना एक कदम उठाया तो सब कुछ विफल हो गया, लेकिन थैंकफुल हूँ यह मौका सब कुछ पूरा कर देगा। खैर, अगर ये व्यक्ति बुड्ढा इस व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सके तो ठीक है, ये सबको बता देना। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि हाँ ठीक है सर। तभी हमें एक कर्नल को दिखाते हैं, ये पहले ही देखे गए थे। वो कहता है कि और उनके बारे में क्या। तभी उनके पास वाला बंदा कहता है कि वह हाल ही में यहाँ पे आए हैं, अभी यही उनको स्काउट किया जा रहा है। तभी कर्नल कहता है कि मुझे पसंद नहीं है, क्या हो रहा है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि मेरे लिए एक अज्ञात टीम मतलब दूसरे टीम के साथ आगे बढ़ना, मैं यह भी नहीं जानता कि वो कौन है। ये सुनकर कर्नल कुछ सोचने लगते हैं। तभी वो आगे कहता है कि किसी दूसरे टीम के साथ जाना, क्योंकि वो सब कुछ हम पर नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें हम पर भरोसा है। तभी कर्नल कहता है कि इसमें एलिस भी शामिल होगी, इसीलिए स्काउटिंग से उसे हटा दो और उसको अंदर बुलाओ। तभी उसके सामने वाला बंदा कहता है कि क्या उसे स्काउटिंग से हटाकर दोबारा बुलाने की ज़रूरत है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो वही करता है जो वह चाहता है। तभी कर्नल गुस्से में कहता है रुको, उसे एक स्पष्ट वार्निंग देना, और यदि वह इस बारे में ऑर्डर नहीं सुनती उससे कहो कि हम उसके भाई बहन को मार डालेंगे। तभी वो आदमी कहता है कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं। तभी वहाँ पे कोई आने लगता है और उसको आता देख के वो सब भी उसके ओर देखने लगते हैं। तभी ये और कोई नहीं, ये अपनी 03 रहती है। वो सीधा जाके कर्नल के सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि क्या आप इस जंगल के लीडर हो। ये सुन के कर्नल और उसके आदमी भी हैरान हो जाते हैं, बैठे हुए रहते हैं। तभी कर्नल उससे कहता है कि और तो वो मेंबर जो आपसे जुड़ेंगे। तभी 03 कहती है कि 3, जिनमें से मैं भी शामिल हूँ। तभी पीछे वाला आदमी कहता है कि हाँ 3, और आप भी आ रहे हो। क्या आप कह रहे हो कि आप अपनी सुंदरता का उपयोग नहीं करना चाह रहे हो। तभी 03 उसके पास देखने लगती है और हंसते हुए कहती है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी एक सुंदरता ऐसी चीज़ है जिस पर मेरे को पूरा भरोसा है। ये सुनकर वो अपने दांत पीसने लगता है और गुस्सा हो जाता है। तभी कर्नल मन में कहता है कि जब से वो यहाँ पे आई है तब से वो विचलित नहीं हुई है। तभी कर्नल 03 से कहता है कि मैंने आपको कहा था, पहले भी बताया, लेकिन
जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, मुझे पसंद नहीं है। दूसरे ग्रुप से हाथ मिलाना और यह तक कि ऐसा ग्रुप जिससे कोई वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया है। तभी 03 कहती है कि हाँ मैं समझती हूँ। तभी कर्नल आगे कहता है कि मैं आपको और आपकी टीम के साथ हमारे आगे बढ़ने के बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम हर चीज़ पे आगे रहेंगे। क्या आपको कोई आपत्ति है? ये सुनकर 03 कहती है कि नहीं, और तो ये इम्पोर्टेंट मिशन सफल हो तो ठीक है। मीटिंग ख़त्म हो गई है। प्रत्येक टीम के लिए अगली बातें निर्धारित लोकेशन पे मिल जाएगी। तभी ये सुनकर पिछले वाला आदमी कहता है, अरे जाने से पहले तुम्हें अपने आप का नाम बताना होगा। ये सुनकर 03 हंसते हुए उसकी ओर देखने लगती है और कहती है कि मेरा नाम क्वीन है। तभी वो कहता है कि आदमी मेरा नाम जैक है और तो मैं इस मिशन का लीडर हूँ। ये सुनकर हमारी 03 उसके ओर देखने लगती है और कहती है कि ओ अरे ऐसा है क्या, बाप रे अच्छा नाम है। ये सुनकर जैक भी हैरान हो जाता है और हंसने लगता है। तभी 03 के वहाँ से हंसते हुए जाने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें इजिन का घर का सीन दिखाया जाता है। इजिन के घर पे डायून खाना खाते हुए इजिन से बात करती है और कहती है कि आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो। तभी इजिन को दिखाते हैं। इजिन भी खाना खाते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन मैं SWS के प्रेसिडेंट के साथ जा रहा हूँ, जो एक बिजनेस ट्रिप है। ये सुनकर डायून और उसके ग्रैंडपा हैरान होते हैं। डायून कहती है कि वह आप बहुत सक्षम है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि बेशक वह है, आपने प्रेसिडेंट और SWS प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए वहाँ जा रहा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो कुछ समय अयोग्य लोगों को जाने दे। तभी इजिन कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, मैं सिर्फ निरीक्षण करने के लिए वहाँ पे आया हूँ। प्रेसिडेंट की एक अलग सुरक्षा के लिए टीम है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं लेकिन फिर भी आपके कार्य हमेशा अच्छे रहते हैं, ये इसलिए है तुम्हें ले जा रहे हैं। यदि उन्हें आपसे कोई समस्या हो तो उन्हें पास तुम्हारी इतनी इम्पोर्टेंट जगह पर ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये समझना इस तरह काम नहीं करता। ये सुनकर इजिन थोड़ा स्माइल करता है। फिर हमें एक घड़ी दिखाते हैं, उसमें 9 बज रहे होते हैं। तभी इजिन फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तभी सामने वाला बंदा कहता है कि चीज़ों पे गौर करते हुए बात 03 उस हादसे के लिए ठीक से तैयार हो गई है। तभी इजिन कहता है और 02 ग्रुप को होने वाले नुकसान के बारे में क्या? तभी 07 कहता है कि क्योंकि उनका प्रमुख उद्देश्य ठिकाना था, बड़ी मात्रा में उपकरणें ले जाया गया, लेकिन शुक्र है कि कोई भी गंभीर स्वरूप से घायल नहीं हुआ। हमें ये चेतावनी देने के बाद 02 और उनका ग्रुप ग्रीन से बाहर हो गया है, और तो मैं उस तक अभी पहुंच भी नहीं सकता। उन्होंने जो कहा उससे सुनने के बाद ऐसा लगा है कि 03 हमारे वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानती है और उसके कारण हम अब सुरक्षित घरों का उपयोग नहीं कर सकते जिनका उपयोग हम पहले करते थे। ये सुनकर इजिन थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि तो 03 का करंट लोकेशन क्या है? तभी 07 कहता है कि मैं इस पे गौर कर रहा हूँ और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि उसने खुद को मरे हुए दिखाया गया है। उसने एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। उसने खुद को केवल इसलिए दिखाया क्योंकि उसे विश्वास था कि हम उसके आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते। इसमें कुछ समय लगेगा। तभी एजेंट 02 के बारे में पूछता है कि 02 कैसा है? तभी 07 कहता है कि हालांकि 02 एक रोबोट की तरह काम करता है, फिर भी वो एक इंसान है, इसलिए वह शायद असमझ है। उसका मृत प्रेमी जिसे वो मारता हुआ समझ रहा था वापस आ गया है, और वह गद्दार थी जिसने उसके साथीदारों को मार डाला, और वह 02 उनके बाकी ग्रुप को मारना चाहती थी। ये सुनकर 05 को गुस्सा आ जाता है। मैं जानती थी कि वो पागल कुतिया मुसीबत खड़ी करने वाली थी। वह एक कुतिया है जो स्माइल के साथ उन्हें मारने के लिए बीच में ट्रिगर खींच देती है। मैं जानती थी कि वो एक पागल कुतिया है, मुसीबत खड़ी करने वाली थी। वह एक कुतिया है जो स्माइल के साथ उन्हें मनाने के बीच में ट्रिगर खींच लेगी। तभी 07 कहता है कि अगर मुझे कोई
और खबर मिलती है तो मैं आपसे संपर्क करूँगा। आपने कहा था कि आप विदेश जा रहे हो, है ना? बस किसी भी स्थिति में घूमते समय अपना चेहरा ढक ले, क्योंकि जिन क्षेत्रों में आपने भाड़े से मशीनरी काम के रूप में किया है वो आपका चेहरा मशहूर हो गया है। ये सुनने के बाद ईजिन फ़ोन रख देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं। फिर एक बिल्डिंग में कुछ लोग होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की को दिखाते हैं जो अपने गन में बुलेट लोड कर रही होती है। तभी वो लड़की के पीछे जैक आता है और कहता है कि एलिस, यह आपके हित में होगा कि आप जो कर रहे हो वो न करें। तभी एलिस उसको नज़रअंदाज कर देती है। तभी जैक को ये देख के गुस्सा आ जाता है और वो उसके ओर बढ़ने लगता है और फिर उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तभी एलिस कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? उतने में ही एलिस उसके चेहरे के नीचे गन लगा देती है और कहती है, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी जैकल कहता है कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ तो कर्नल आपके भाई बहन को मार डालेगा। ये सुनने के बाद एलिस उसे छोड़ देती है। तभी जैक्स वहाँ से पीछे मुड़कर जाने लगता है और कहता है, यदि तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो यही होगा। इस बार मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने के साथ समाप्त कर रहा हूँ, नहीं तो अगली बार तुम्हारे भाई बहनों का अंजाम बुरा होगा। तभी एलिस कहती है कि अब बताओ टारगेट कौन है? तभी जैक्स कहता है कि इंतज़ार करो, सही समय पर आने के बाद तुम्हें बताऊंगा। बस वही सुनो जो मैं तुमसे करने को कहता हूँ। ये सुनने के बाद एलिस उसके ओर देखने लगती है। तभी वहाँ पे 03 आ जाती है और अपने लोगों के साथ आती है। 03 कहती है कि फाइनली ये शुरू होने जा रहा है। उसको देखने के बाद जैक्स हंसते हुए कहता है कि क्वीन, और एलिस उसके तिरछे नज़र से देखने लगती है। तभी 03 आगे आते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मैंने जो डेटा भेजा था क्या तुम्हें मिला? तभी जैक्स कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने उसे पूरी तरह याद कर लिया गया है। मैंने क्षेत्रों के भी याद कर लिया गया है, टारगेट रहता कहाँ है ये भी। तब मैं तुम पर भरोसा कर पाऊँगा। ये सुनने के बाद एलिस मन में कहती है, वह महिला किसी बाहरी समूह से है। जैकल तो एक लीडर है, इसीलिए इस बात को आसानी से स्वीकार करना असंभव नहीं था। फिर 03 एलिस के पास देखती है और एलिस उसके पास देखने लगती है। तभी 03 हंसते हुए कहती है कि यह है कर्नल का सबसे स्किल किलर। तभी जैक्सल कहता है कि हाँ सही है। उनके कुछ मामले मशहूर हो गए। फिर एलिस अपना काम करने लगती है। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं। वो SW की होती है शायद। वहाँ पे आम लोग होते हैं और उनके बीच में बॉडीगार्ड रहते हैं। फिर हमें एक दरवाज़ा दिखाते हैं जिनके 2 बॉडीगार्ड होते हैं और फिर हमें ग्रैंडपा दिखाते हैं, यूना के ग्रैंडपा, जो एजेंट से बात कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि हालांकि मैं तुम्हें विदेश ले आया हूँ फिर भी मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिता सकता। तभी एजेंट कहता है कि हाँ ठीक है, आपकी स्थिति में आपको टीम के अन्य सदस्यों के बारे में भी सोचना होता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या यह ठीक था? कई देशों की यात्रा करना कठिन रहता है, यह अच्छा था। और अपने सिक्योरिटी को बोलता है, गुड जॉब सिक्योरिटी। तभी सिक्योरिटी को वो जाने बोलता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ठीक है, आपका शेड्यूल समाप्त हो गया है। मेरा काम आपके घर लौटने के बाद समाप्त हो जाएगा मिस्टर प्रेसिडेंट। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं इस तरह घूमने फिरने के लिए बहुत ओल्ड हो चुका हूँ, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में टिके रहने के लिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। भले ही ये दुनिया बदल गई है, प्रेसिडेंट के रूप में जब मैं अपना चेहरा देखता हूँ और जब नहीं देखता, इसके बीच अंतर है। तभी ग्रैंडपा एजेंट से पूछते, वैसे भी तुम हाल ही में कैसे हो? तभी एजेंट कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर यूना के ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम यूना के बहुत करीब हो? तभी एजेंट कहता है कि हाँ। ये सुनकर ग्रैंडपा भी और उसका बॉडीगार्ड भी हैरान हो जाता है। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या यूना का कोई बॉयफ्रेंड है? तभी एजेंट कहता है कि एक बॉयफ्रेंड? क्या आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या वह किसी के साथ डेट कर रही है? तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ ये सही है। तभी एजेंट कहता है कि नहीं, यह नहीं है कि मैं जानता हूँ। तभी ग्रैंडपा कहते हैं समझा। तभी आपस में ऐसे बातें होती रहती है। तभी बॉडीगार्ड परेशान हो जाता है ये बातें सुनने के बाद। फिर सीन शिफ्ट होता है
हमें बिल्डिंग का टेरेस का सीन दिखाते हैं। तभी वहाँ पर एक रस्सी दूसरे बिल्डिंग के ऊपर अटक जाती है। कुछ लोग वहाँ से दूसरे बिल्डिंग में टेरेस के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी हमें नीचे पार्किंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक वैन बड़े ही तेज़ी से जा रही होती है और रुक जाती है और उस वैन का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ से कुछ लोग सूट वाले होते हैं जो नीचे उतरने लगते हैं। कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देख सकते हैं एक गार्ड को दिखाते हैं जो गार्ड मर चुका होता है। फिर हमें जैक को दिखाते हैं और एलिस और 03 को दिखाते हैं जो उन्होंने सिक्योरिटी कैमरे पे कब्जा कर लिया होता है। तभी जो लोग उस रूम को गार्ड कर रहे थे उसे भी मार दिया गया है। और तभी जैकल कहता है कि आपको बस यहाँ इंतज़ार करने की ज़रूरत है, तो इसे जल्दी से ख़त्म करें और वापस चले। ये सुनकर 03 हंसने लगती है और कहते हैं करती है। तभी जैकल कर्नल की बातें वही सोच रहा होता है जो कर्नल ने क्या कहा था और याद करने लगता है। तभी कर्नल कहता है कि जैकल, हमें यह करने की ज़रूरत है, हम दूसरों को इसे ख़त्म करने नहीं दे सकते। तभी जैकल एलिस को देखने लगता है और कहता है यह सिर्फ क्वीन नहीं है, इसमें एलिस भी शामिल होने वाली है और ये क्रेडिट लेने के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है। तभी एलिस मन में कहती है कि जब मैंने SWS बॉडीगार्ड के साथ कुछ समय तक फाइट किया तब मुझे मेरे मुंह में ख़राब स्वाद आ गया, इसीलिए यह मेरे लिए बेहतर है कि क्योंकि जैकल जो चाहे वो कर सकता है। तभी जैकल स्माइल करने लगता है और कहता है शुरू करते हैं। तभी हमें अंदर का सीन दिखाते हैं जो उन लोगों ने वहाँ पर हर फ्लोर पर गैस फैला दी होती है और उनके वजह से सब बॉडीगार्ड धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं। तभी एक डिंग की आवाज़ आती है और लिफ्ट खुल जाती है और उसके अंदर से वही मास्क लगा हुए बंदे बंदूक लेकर आदमी आगे बढ़ते हैं और उन बॉडीगार्ड को मारने लग जाते हैं। तभी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और सभी बॉडीगार्ड बेहोश गिरे होते हैं। तभी वो लोग एक रूम में जाने लगते हैं और अपनी बंदूक आगे करते हुए तभी जल्दी से बंदूक कोई पकड़ लेता है। ये कोई नहीं, अपना ईजिन होता है। तभी ईजिन उसके चेहरे पे अपनी कोहनी मार देता है और फिर एक दूसरे बंदे को मुक्का मार देता है और जिससे दोनों भी दूर गिर जाते हैं। तभी ये देखकर बाकी के आदमी भी डरते हुए उसके पास देखने लगते हैं। तभी ईजिन ने जो बंदूक उनसे पकड़ी होती है वो उनकी ओर फायर करने लगता है और गोलियां चलाने लगता है। तभी हम देख सकते हैं सब खून और वो लोग मर चुके होते हैं फायरिंग करके। तभी ईजिन फायरिंग करना बंद कर देता है। तभी यूना के ग्रैंडपा और बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जो कपड़े से अपनी नाक ढक लेता है और एक सोफे के पीछे छुप जाते हैं। तभी उनका बॉडीगार्ड कहता है कि उसने 2 लोगों को नीचे गिरा दिया और इसी अवसर का उपयोग करते हुए उसने बाकी लोगों को भी गोलियों से मार दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका स्किल कितना अच्छा है या आपके पास कितनी एक्सपीरियंस है, यह नेक्स्ट लेवल का बंदा है। पर तभी ईजिन उनका मास्क निकालने लगता है। तभी हमें पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ईजिन और ग्रैंडपा और उसका बॉडीगार्ड बात कर रहे होते हैं। तभी ईजिन कुछ नोटिस करता है और उसे एहसास हुआ कि स्मोक तेज़ी से वेंटर से आ रही थी। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या हुआ, क्या गलत है। तभी ईजिन उनको कहता है कि मुझे गैस की स्मेल आ रही है। ये सुनकर ग्रैंडपा और बॉडीगार्ड हैरान होते हैं और उसके ओर देखने लगते हैं। तभी उनको कुछ समझ नहीं आता। तभी बॉडीगार्ड मन में कहता है कि यदि हम कुछ सेकंड और झिझकते तो हम सभी बेहोश हो जाते। इसे अपनी आंखों से देखने के बाद मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि ईजिन का स्किल कितना ग्रेट है। तभी ईजिन वहाँ पर आता है और उन दोनों को मास्क देने लगता है और कहता है कि इन्हें पहले पहना दो। तभी ईजिन एक मास्क पहन लेता है और कहता है क्योंकि मैंने दूसरे कमरों में से कोई बॉडीगार्ड की आवाज़ नहीं सुनी, ऐसा लगता है वो भी बेहोश हो गए हैं। तभी वो बॉडीगार्ड ग्रैंडपा को मास्क पहनाते हुए कहता है कि मैंने वॉकी टॉकी पर भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, यहाँ तक कि वो फ़ोन भी बंद है। तभी ईजिन कहता है कि हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागने की ज़रूरत है। उन्होंने गैस फैलाने के लिए वेट का उपयोग किया और होटल के फ़ोन डिस्कनेक्ट होने का मतलब यह है कि
इस बिल्डिंग पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया गया है। ये सुनकर दोनों भी ईजिन के पास देखने लगते हैं। तभी ईजिन पीछे मुड़ता है, तभी अचानक से कांच टूटती है और रस्सी से दो बंदे अंदर घुसने जाते हैं। तभी ईजिन के रूम में से ईजिन बड़ी ही तेज़ी से उनकी ओर गोलियां चलाता है और बॉडीगार्ड ग्रैंपा को बचाने के लिए साइड में ले जाता है। ईजिन उन पे गोलियां बरसा रहा होता है, तभी वो बंद कर देता है। तभी हम देख सकते हैं कि वो जो दोनों घुसे होते हैं ईजिन ने उनको मार दिया होता है। तभी ईजिन कवर में से उनकी ओर देखने लगता है। ये देख के ग्रैंडपा और बॉडीगार्ड उसके पास देखने लगते हैं। तभी ईजिन उठता है और कहता है कि यहाँ से चलो। ये सुनकर ग्रैंडपा ईजिन के पास देखते हैं और बॉडीगार्ड के साथ जाने लगते हैं। तभी जैकल गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि अल्फा ब्रावो, तुम अपना रिपोर्ट क्यों नहीं दे पा रहे हो, बताओ। तभी वो कैमरे में देखता है और तभी वो देखता है कि ईजिन और ग्रैंडपा और उसका बॉडीगार्ड उस रूम से बाहर आते हैं हुए दिखते हैं। ये देखकर 03 थोड़ा स्माइल करती है और कहती है ऐसा लग रहा है कि दोनों टीम फेल हो गए हैं। तभी 03 अपने लोगों को इशारा करते हैं और उनके साथ जाने लगती है। तभी ये देख के जैकल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपने लोगों से चलो, सभी लोग मेरे साथ चलो। ये देख के एलिस अपने सर पर हाथ लगाती है। तभी ईजिन एक बॉडीगार्ड को चेक कर रहा होता है गले में हाथ लगा के और कहता है शुक्र है ये गैस के कारण बेहोश है। तभी ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ये सुनकर जान में जान आई। तभी ईजिन कहता है कि आइए, हमें जल्दी से जल्दी चलना होगा, प्रेसिडेंट, आपको यहाँ से दूर जाना होगा और ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तभी ग्रैंडपा ईजिन की तरफ देखने लगता है। फिर हमें पैसेज का सीन दिखाते हैं। दो बॉडीगार्ड पैसेज पे बेहोश पड़े होते हैं। ये देख के ईजिन चौकन्ना हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। ईजिन कहता है कि सबसे पहले आगे मैं खड़ा रहूँगा। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं, मैं करूँगा। तभी ईजिन कहता है कि नहीं, आपको पहले वीआईपी की सुरक्षा करनी चाहिए। सबसे पहले तो अभी यह रही है, मैं आगे खड़ा रहता हूँ और आप प्रेसिडेंट की सुरक्षा करें। ये सुनकर बॉडीगार्ड कुछ नहीं कहता। तभी आगे बढ़ते हुए वही लिफ्ट फिर आवाज़ करती है डिंग करके। तभी लिफ्ट में खुल जाती है और लिफ्ट में से 03 और उसके लोग निकलते हैं। तभी 03 के लोगों के कुछ नोटिस करते हैं। तभी उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है। फायरिंग ईजिन ने की होती है। तभी वो लोग 03 को साइड में कर लेते हैं और कवर में जाके छुप जाते हैं। तभी हमें ईजिन का पीछे वाला सीन दिखाते हैं कि बॉडीगार्ड ग्रैंपा को दूसरे साइड ले जा रहा होता है। तभी तीनों कवर में आके वे खड़े होते हैं और 03 से कहते हैं मैंने सोचा कि कर्नल कुछ हद तक यूज़फुल होंगे, लेकिन चीज़ें और जटिल होते गई है। तभी वो लोग भी ईजिन के ऊपर गोलियां चलाते हैं। ईजिन जैसे तैसे कवर में आके बच जाता है। तभी ईजिन देखता है कि ग्रैंडपा के पास तो ग्रैंडपा पैसे से निकल जाते हैं। तभी ईजिन ये फ़ायदा उठाते हुए उधर से उठने लगता है और उनके और गोलियां चलाने लगता है। उतने में ही गोलियों को आते हुए देखे वो भी कवर में छुप जाते हैं। तभी ईजिन इसका फ़ायदा उठाने लगता है और ईजिन वहाँ से भागने लगता है और एग्जिट से बाहर जाने लगता है, मतलब सीढ़ियों से। तभी हम देखते हैं सीढ़ियों पर ईजिन सीढ़ियों से आगे खड़ा होता है और पीछे ग्रैंडपा और उसके पीछे बॉडीगार्ड। तभी तीनों भी सामान संभाल के चल रहे होते हैं और तभी ईजिन इशारा करता है मुट्ठी बंद करने का। वो लोग वहीं रुक जाते हैं और उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी ईजिन सीढ़ियों से नीचे देखने लगता है तो बहुत नीचे से वही लोग ऊपर के ओर बढ़ने वाले होते हैं तेज़ी से। तभी वो ईजिन अपना बड़ी स्टाइल से वही खड़ा रहता है और जो विलन लोग बड़ी तेज़ी से सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं उनमें जैकल भी होता है साथ में। तभी ईजिन ऊपर की ओर उंगली दिखाता है। ये देख के ग्रैंडपा और बॉडीगार्ड देखने लगते हैं। तभी ईजिन कहता है कि अब मतलब ऊपर चलो करके। तभी ग्रैंडपा का बॉडीगार्ड समझ जाता है और फिर ग्रैंडपा को लेके ऊपर चढ़ने लगता है। ये देख के ईजिन उधर ही देखने लगता है और फिर दूसरी ओर देखने लगता है। तभी वो सीढ़ियों पे एक कोने में खड़ा हो जाता है और एक स्टैंड लेके ग्रोजा से अपने निशाना लगाता है, वो भी अपना रेड डॉट खोल के। यार पूरी पबजी के फीलिंग आ रही है यार, ये देख के ऐसा लग रहा है भाई पबजी खेल रहे करके। तभी ईजिन बड़ा ही गौर से उधर देखने लगता है। तभी आगे वाले दो बंदे आते हैं और
ईजिन उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है और वो देख सकते हैं कि उनको गोलियां लगी होती है और ईजिन फायर करते रहता है। तभी वो लोग हड़बड़ा जाते हैं और ऐसे एंगल से शूट किया होता है जो एंगल से खाली गोलियां ही आती हुई दिख रही है, बंदा दिख नहीं रहा होता है ईजिन अपना। तभी जैकल कैसे तो बच के हुए पीछे हट जाता है और फिर गुस्से में आ कहता है कि ये साला कमीना। तभी वो एक मौका देख के ईजिन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तभी ईजिन ऊपर की तरफ भाग जाता है और फिर जैकल उसके ऊपर गोलियां चलाते रहता है। तभी ईजिन ऊपर की ओर और बढ़ने लगता है। तभी भागते भागते वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है और सामने की ओर देखता है कि बॉडीगार्ड ग्रैंडपा की रक्षा कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा हाँफ रहे होते हैं और थक चुके होते हैं, वो इसलिए वही बैठ जाते हैं। ये देख के बॉडीगार्ड कहता है कि ओह नो। तभी वो ईजिन को देखते हुए रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि प्रेसिडेंट बूढ़े हो गए इसलिए उनके पास इतने भागने की शक्ति नहीं है। तभी प्रेसिडेंट हाँफते हाँफते ईजिन से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। तभी ईजिन कहता है कि एक साथ रहना डेंजर है, इसीलिए मैं उन्हें किसी और लोकेशन पर ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद बॉडीगार्ड कहता है कि क्या? तभी ईजिन एग्जिट का दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि मैं ऐसा दिखाऊंगा जैसे कि हम इस ओर गए थे। अभी भी 3 और 4 विलन सामने आ रहे हैं। जब हम पर ही हमला किया जा रहा है और हमारा ही पीछा किया जा रहा है तो वो यह नहीं सोचेंगे कि हमने उनको बेवकूफ़ बनाया है। प्लीज़ चुपचाप ऊपर की ओर चले। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट और बॉडीगार्ड ईजिन के पास देखने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं कि यह हम नहीं कर सकते, आप दोनों शायद पहले से ही जानते हैं। ये सुनकर ईजिन कहता है कि लेकिन मुझे इसकी आदत है। तभी ईजिन सीरियस हो जाता है। ये देखने के बाद प्रेसिडेंट कुछ नहीं कहते। तभी बॉडीगार्ड प्रेसिडेंट से कहता है, प्रेसिडेंट अगर हम अब और टाइम बर्बाद करते हैं तो यह ईजिन के लिए खतरनाक स्थिति में डाल देगा। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट कुछ नहीं कहते और तभी वो लोग ऊपर की ओर पहुंचते हैं। तभी ईजिन एजेंट के दौर पर ही अपने ग्रोजा से गोलियां चलाने लगता है। तभी बॉडीगार्ड प्रेसिडेंट को ऊपर ही ले जा रहे होते हैं। तभी बॉडीगार्ड कहता है कि प्रेसिडेंट यहाँ से चलो। तभी प्रेसिडेंट जाते हुए ईजिन की तरफ देखने लगते हैं कि ईजिन किस तरह से काम कर रहा है। तभी ईजिन उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। तभी भी ये देखकर जैकल को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तुम कमीने रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें मार डालने के लिए। पर अपना ईजिन उनके ऊपर गोलियां चला रहा ही होता है। तभी जैकल को एक मौका मिलता है और उस ईजिन के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तभी ईजिन वहाँ से भागने लग जाता है और वो एग्जिट से बाहर भागने लगता है। तभी जैकल अपने लोगों से कहता है, जाओ साले को पकड़ लो। तभी वो लोग भी ईजिन का पीछा करने लगते हैं और उसके पीछे भागने लग जाते हैं। तभी ईजिन भागते भागते एक पैसेज में आ जाता है और लिफ्ट के जाके इधर रुक जाता है, वही कोने पे जहाँ लिफ्ट होती है। तभी ईजिन लिफ्ट की तरफ देखने लगता है और कहता है कि लिफ्ट का पावर कट ऑफ कर दिया गया है। फिर ईजिन उनके पास देखने लगता है तो उधर से 2 लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ईजिन उनके ऊपर अपने ग्रोजा से फायरिंग करने लगता है, गोलियां चलाने लगता है। तभी वो सीधा उनके हेडशॉट सीधा सर पे लग जाती है। तभी ईजिन के बंदूक की गोलियां ख़त्म हो जाती है। तभी ईजिन मैगजीन निकाल के देखने लगता है, गोलियां ख़त्म हो गई होती है। तभी ईजिन कुछ सोचने लगता है। तभी इतने में ही ग्राउंड पर एक स्टन ग्रेनेड आ जाता है ईजिन के पास और वो वहाँ ही फटने जाता है। तभी उसमें से रोशनी ही रोशनी निकल जाती है और ईजिन को कुछ नहीं दिखता। और जिनको नहीं पता कि ये स्टन ग्रेनेड क्या है वो पबजी खेले प्लीज़, और कमेंट में लिख देना पबजी करके। इतनी रोशनी अचानक देखने के बाद ईजिन को कुछ भी नहीं दिखता और वो पीछे जाने लगता है। इतनी रोशनी देखने के बाद ईजिन को दिमाग सुन्न हो जाता है। तभी वो लोग ईजिन की ओर बढ़ने लगते हैं और उनका आवाज़ सुनकर ईजिन उनके तरफ देखने लगता है, पर ईजिन को कुछ भी घंटा दिखता नहीं है अच्छे से और वो एक आँख से ही देखने लगता है। तभी ईजिन को धुंधला धुंधला दिखता है कि उसके और एक बंदा खड़ा है। उतने में ईजिन उस बंदे को टैकल कर देता है और नीचे गिरा देता है। तभी वो बंदा ईजिन के पेट पर एक किक मार देता है ज़ोर से और ईजिन पीछे जाके गिर जाता है। तो वो बंदा जैकल होता है। तभी जैकल अपने हाँफते हाँफते उड़ जाता है और अपने हाथ में बंदूक पकड़ते हुए ईजिन के तरफ देखने लगता है और कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल गए कुत्ते। तभी जैकल इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि हालांकि मुझे टारगेट नहीं दिख रहे हैं। तभी जैकल
दूसरी तरफ देखता है, तभी ईजिन इसका फ़ायदा उठाता है और उसको एक किक मार देता है। किक खाने के बाद जैकल ग्राउंड पर आ गिरता है। इसके बावजूद वो जैकल बहुत गुस्सा हो जाता है और गोलियां चलाने ही वाला होता है। तभी ईजिन उसकी गन पकड़ लेता है और जैकल अपना पूरा प्रयास करता है, पर ईजिन भी टस से मस्त नहीं होता और वो बंदूक को पूरे टाइट से पकड़ा होता है। तभी ईजिन अपना सर जैकल के सर पर मार देता है। तभी जैकल अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। तभी ईजिन उसको देखता है और ईजिन बड़े ही तेज़ी से उसके हाथ पर मार देता है, जिससे उसकी पिस्तौल नीचे गिर जाती है, अपने हाथों से छूट जाती है। तभी इससे देख के जैकल को और बड़ी ही तेज़ी से गुस्सा आता है। जैकल ईजिन के पेट पे ज़ोर से किक मार देता है, जिससे ईजिन पीछे जाके दूर गिर जाता है और उसके हाथ से बंदूक छूट जाती है। तभी जैकल अपना एक नाइफ निकाल लेता है। ईजिन अपने एक ही आंखों से देख रहा होता है, क्योंकि उस ग्रेनेड के वजह से उसको धुंधला धुंधला ही दिखाई देने लगता है। तभी जैकल अपने नाइफ को पकड़े हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है, पर ईजिन को ऐसा दिखता है जैसे रोशनी रोशनी ही दिख रही है, पर हल्का हल्का दिख रहा होता है। तभी जैकल अपने नाइफ से एक स्लैश मारता है, तो ईजिन उससे डॉच कर लेता है। तभी दूसरा स्लैश मारता है तो हमें खून दिखाया जाता है। तभी जैकल कहता है कि तुमने जो अब तक चाहा वो किया है, लेकिन अब तुम्हारा एंड है। तभी ईजिन को दिखाते हैं, ईजिन के हाथ पर कट लग चुका होता है और उसमें से खून निकलता है। ईजिन अब हांफते हांफते खुद को संभाल लेता है। तभी जैकल कहता है, मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा और फिर उस आदमी को मार डालूंगा जिसकी तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो। उनकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी उसको आता देख ईजिन उसके पास देखने लगता है और तभी जैकल उसके और एक नाइफ से हमला कर देता है। तभी ईजिन उसको डॉच कर लेता है, पर जैकल फिर से एक कट मार देता है। तभी देख सकते हैं ईजिन को वो घाव लग चुका होता है और ग्राउंड पे उसका खून गिर गया होता है। तभी जैकल उसके ओर देखने लगता है, फिर अपना ईजिन उसके पास देखने लगता है आमने सामने। फिर जैकल ईजिन की ओर फिर बढ़ने लगता है उसको कट मारने के लिए। ईजिन अपना उसको देख लेता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर ईजिन उसका ही नाइफ लेके उसके शोल्डर पर कट मार देता है, जिससे उसको चोट लग जाती है और फिर उसके पैर पे कट मार देता है। तभी जैकल अपने घुटनों के बल ग्राउंड पे गिर जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। तभी हमारा ईजिन नाइफ लेके उसके सामने आ जाता है और बड़े ही बैडस लुक में से उसके ऊपर हमला कर देता है। उसको आता देख जैकल डर जाता है, पर जैकल भी मिलिट्री वाला रहता है, इसलिए वो भी डॉच कर लेता है और पीछे जाके एक बंदूक उठा लेता है। तभी ईजिन ये देख लेता है। तभी जैकल उसकी ओर पॉइंट आउट करते हुए गोली चलाने लग जाता है। तभी ईजिन उसके गोलियों से डॉच करने लगता है, पर वो इतनी गोली रहती है कि वो डॉच नहीं कर पाता और कोई ना कोई गोली उसके बॉडी को चिपक के चली जाती है और खून निकल जाता है। तभी ईजिन बड़े ही तेज़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो एक मोड़ पे आ जाता है और वहाँ से ही वो गोलियों से बचते हुए निकल जाता है और फिर वो पैसेज से भाग जाता है। तभी जैकल को दिखाते हैं, वो कहता है कि साला ये फिर से बच के भाग गया और उसका पीछा करने ही वाला होता है। तभी उसका पैर जवाब दे देता है और वो दर्द के मारे ग्राउंड पर गिर जाता है और अपने पैरों के पास देखने लगता है। तभी वो कहता है कि नहीं, मेरे पैर, और ज़ोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसको दर्द देने लगता है। तभी वो कहता है कि सोचूं तो मैं अपना पैर अपने आँखों के सामने खो दूंगा। चिल्लाने लग जाता है और वही बेहोश होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ईजिन को दिखाते हैं जो पैसेज में भाग रहा होता है और एग्जिट की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी ईजिन अपना कंधा पकड़ते हुए आगे के बढ़ने लगता है और दरवाज़ा खोल देता है एग्जिट का। तभी सामने एक बंदा रहता है जो सीधा गन ताने उसके ऊपर खड़ा रहता है। तभी ईजिन उसको देख लेता है और उसके पीछे एक लड़की भी रहती है, लगता है ये एलिस है। तभी ईजिन अपने हाथों में से नाइफ निकाल लेता है और फिर सामने देखता है। तभी सामने से खून दिखता है और चिल्लाने की आवाज़ आती है आ करके। तभी ईजिन सामने देखता है और फिर देखते हैं कि सीधा उस बंदे को हेडशॉट पड़ी होती है और वो ग्राउंड पे आके गिर जाता है। तभी हम देख सकते हैं गोली किसने चलाई होती है, ये एलिस होती है जो गोली चला लेती है और अपने ही टीममेट को मार देती है। तभी ईजिन उसके तरफ देखने लगता है और फिर एलिस उसके तरफ देखने लगती है, बड़ी ही प्यार से या घूर के, पता नहीं कैसे देखती है। फिर वो देखने लगती है, फिर ईजिन उसकी तरफ देखता है और फिर वो अपना हाथ ऊपर करते हुए कहती है कि नहीं, मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलती, पर मैं बता रहा हूँ आपको। तभी ईजिन सोचता है कि इसको क्या हुआ करके,
उसको भी कंफ्यूज रहता है। फिर एलिस अपना दोनों हाथ ऊपर उठा के हुए कुछ नहीं कहती। फिर अपना ईजिन वहाँ से बढ़ने लगता है आगे की तरफ, ऊपर की तरफ जाने लगता है। फिर एलिस सांस में सांस लेती है वो जाने के बाद, और फिर सोचती है कि अब जब मैंने उसे करीब से देखा है तो ये वास्तव में ईजिन ही है, इसीलिए मैंने, यदि टारगेट मेरा कोई जान पहचान वाला है तो यह बहुत ट्रबल की बात है। मतलब ये ईजिन को पहचानती है अपने, और फिर अपना सर खुजवाने लगती है। ये एलिस ही होती है और कोई नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें गोलियां चलने के सीन दिखाते हैं और हमारा बॉडीगार्ड कवर में छुपा रहता है और बंदूक पकड़े होता है। तभी बदले में वो भी फायरिंग करने लग जाता है, और फिर तभी 03 को दिखाते हैं। 03 कहती है कि वाह बहुत अच्छा, ये फाइट बैक करने के लिए बहुत अच्छा है। तभी बॉडीगार्ड को दिखाते हैं जो अब ग्रैंडपा की ओर देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग बड़ी ही मुसीबत में फंस गए हैं, लगता है प्रेसिडेंट का स्टैमिना ख़त्म हो गया है, इसलिए प्रेसिडेंट को आगे बढ़ना संभव है। तभी सामने वाला बंदा ग्राउंड पर बॉडीगार्ड की तरफ कुछ फेंक देता है, वो स्टन ग्रेनेड रहता है। ये देखने के बाद बॉडीगार्ड सीधा ग्रैंडपा के पास जाने लगता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर स्टन ग्रेनेड फूटता है, तब रोशनी ही रोशनी निकल जाती है और ग्रैंडपा को बचाने के लिए वो सामने आ जाता है। तभी फिर 03 उनके सामने आ जाती है और कहती है कि बिंगो, और उसका बंदा और वो खड़े रहते हैं। तभी बॉडीगार्ड ये देख के प्रेसिडेंट को बचाने के लिए सामने आ जाता है, उनके सामने खड़ा हो जाता है। ये देख के दोनों देखने लगते हैं। फिर 03 कहती है कि जाओ उससे छुटकारा पाओ करके ऐसा बोलती है। तभी वहाँ पे अचानक से ईजिन आ जाता है और उसको टैकल करके हुए आगे की ओर घसीटते हुए ज़मीन पे ग्राउंड पे गिरा देता है। ये देख के 03 चौंक जाती है और फिर ईजिन अपना नाइफ निकालते हुए उसके ओर चला देता है और उसको वहीं पे मार देता है। ये देखने के बाद बॉडीगार्ड और ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं और फिर ईजिन को दिखाते हैं, ईजिन जो चाकू मार रहा होता है। तभी 03 उसके ओर गोलियां तान देती है और गोलियां चलाने लग जाती है। उसी का फ़ायदा उठा के ईजिन वहाँ से भागने लगता है बड़ी तेज़ी से। फिर वो गोलियां चलाती ही रहती है 03। फिर ईजिन हमारा डॉज करते रहता है, यहाँ वहाँ भागने लगता है। फिर अचानक से उसके करीब आ जाता है। ये देख के 03 हैरान हो जाती है और फिर हमारा ईजिन नाइफ लेके उसके ओर अटैक करने लग जाता है। अभी 03 उसका अटैक आता है देख के वो भी अपनी गन बीच में ला देती है और उसका अटैक सीधा गन पे लग जाता है। ये देखने के बाद ईजिन उसके पास देखने लगता है और 03 भी उसके पास देखने लगती है। ईजिन 03 पे अटैक करता है और 03 बचने के लिए अपनी गन इस्तेमाल करती है। तभी ईजिन उसके पास देखता है और फिर 03 उसके पास देखती है और कहती है कि अच्छा ये तुम हो जिसने हमारे इसमें इंटरफेयर किया है, और उसको एक किक मार देती है जिसके वजह से ईजिन पीछे जाके खड़ा रह जाता है। तभी ईजिन इतना पीछे जाता है जिससे 03 को मौका मिल जाता है अपनी गन चलाने का। वो फिर अपनी गन से बुलेट चलाने लग जाती है जिसके वजह से ईजिन डॉज करने लग जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है। और फिर ईजिन थोड़ा नज़दीक आके उसके ऊपर अपने चाकू से एक स्लैश मार देता है और फिर वो बचने के लिए 03 अपना वेपन आगे कर देती है जिससे वो वही डॉच हो जाता है। फिर भी 03 ये देख के हैरान हो जाती है कि ईजिन ने उसकी गन पकड़ी होती है, वो भी अपने एक हाथ से, और भी 03 वो गन अपने ओर खींचने लग जाती है पर वो खींच नहीं पाती। तभी 03 ईजिन पर एक हमला करती है जिससे ईजिन डॉच करने के लिए अपना हाथ सामने कर लेता है और उससे अटैक से बच जाता है। फिर ईजिन बदले में उसके ऊपर नाइफ से अटैक करता है जिससे 03 को घायल हो जाती है और 03 पीछे हट जाती है, पर ईजिन उसको मौका नहीं देता। वो उसके इतने करीब आ जाता है कि अपना नाइफ चलाते रहता है। और तभी 03 कहती है कि यह बंदा वो मुझे गोलियां चलाने के लिए वो पर्याप्त दूरी और समय भी नहीं दे रहा है। तभी 03 कुछ नोटिस करती है, अपने बंदे को उठते हुए देखती है और वो बंदा ईजिन के ऊपर गोलियां चलाने ही वाला होता है। ये देख के वो ईजिन से फाइट करने लग जाती है और फिर वो बंदा ईजिन के ऊपर पॉइंट आउट करता ही रहता है। तभी 03 उसे देख लेती है और फिर वो पॉइंट करते हुए ही सीधा उसी के ऊपर ही गोलियां चल जाती है। ये देख के 03 हैरान हो जाती है और ये गोली कोई नहीं, ये अपने बॉडीगार्ड ने चलाई होती है। तभी 03 उसके पास देखने लग जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि उसने पर्याप्त दृष्टि हासिल कर ली गई है शूट करने के लिए। फिर बॉडीगार्ड 03 पे फायरिंग करना चालू कर देता है जिससे वजह से 03
पीछे भागने लगती है और इजिन से दूर होने लग जाती है और भागते भागते वो एक मौका ढूंढ रही होती है। तभी वो देखती है कि बॉडीगार्ड कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहा होता है। तभी वो वहाँ पे रुक जाती है और फिर अपनी गन गोलियाँ चलानी होती है। तभी बॉडीगार्ड ये और ग्रैंडपा देख लेते हैं। फिर 03 गोलियाँ चलाने ही वाली होती है। तभी बॉडीगार्ड को लगता है कि अब गए। तभी इतने में ही वहाँ पे एक नाइफ आ जाता है बड़ी तेज़ी से और 03 के बंदूक पे लग जाता है और जिसके वजह से 03 का नेम चूक जाता है और वो सीधा गोलियाँ बॉडीगार्ड के तरफ से बाजू से निकल जाती है। फिर 03 उसके पास देखने लग जाती है। फिर वो दूसरे पल भागने लग जाती है और एग्जिट की तरफ भागने लग जाती है। ये देख के इजिन उसके पास देखने लग जाता है। तभी अपनी 03 एग्जिट के दरवाजे पे जाके रुक जाती है और पीछे मुड़ती है और इजिन के पास देखने लगती है। वो भी प्यार से नहीं भाव मारने की कोशिश से। तभी इजिन भी उसको देखने लग जाता है और फिर वो कुछ सोचता है। फिर तभी 03 वहाँ से मुड़ जाती है और वो वहाँ से चले जाती है एग्जिट से बाहर। तभी ये देख के अपना इजिन उसको ही देखने लग जाता है। तभी एक गहरी सांस लेता है और थोड़ा सोचने लगता है। तभी ग्रैंडपा और बॉडीगार्ड उठते हुए आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तभी इजिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये देख के ग्रैंडपा तो हैरान हो जाते हैं और फिर उसके घाव को देखने लगते हैं जहाँ पे शोल्डर पे कट लगा रहता है और खून ही खून होता है। फिर उसके हाथ पे देखते हैं जहाँ से खून निकल रहा होता है। ये देख के थोड़ा मायूस होकर कहते हैं कि थैंक यू। ये सुन के इजिन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि सब ठीक है, ये मेरा जॉब है, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद बॉडीगार्ड और ग्रैंडपा कुछ भी नहीं कहते और सोचने लग जाते हैं ये कैसा बंदा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं, SWS का हॉस्पिटल, जहाँ पे इजिन बेड पे सोया रहता है, मतलब बैठा रहता है और उसके ट्रीटमेंट चालू रहती है। तभी बॉडीगार्ड वहाँ पे आके कहता है कि मैंने आपके फैमिली को बता दिया गया है कि तुम कुछ दिनों के बाद ही घर लौटोगे, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि आपको गंभीर रूप से घायल नहीं हो, तुम्हें ठीक होने के लिए केवल कुछ दिनों तक रुकना होगा। ये सुनने के बाद इजिन कहता है कि थैंक यू आपका। तभी बॉडीगार्ड इजिन से कहता है कि इसमें थैंक यू लायक कहने जैसा क्या है, इतना तो आपके लिए हम कर ही सकते हैं। तभी इजिन बाहर की तरफ देखने लगता है और अपना बॉडीगार्ड उसके पास देखने लगता है और कहता है कि मन में मुझे जानकारी थी कि इजिन पास्ट में एक टॉप क्लास मशीनरी था, हालांकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद मैंने भी इससे नहीं सोचा कि ये ऐसा है। जब मैंने जांच की तो मैंने मशीनरी के इंजन के बारे में मुलाकात से भ्रमित हो गया, क्योंकि उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में काम किया, इसीलिए उनका नाम व्यापार रूप से जाना जाता है। जो लोग मशीनरी इंजन के बारे में नहीं जानते, उन्होंने भी कहा कि उनका स्किल तो बहुत बढ़िया है। हालांकि जो उनके बारे में जानते थे, उन्होंने यह कहा कि वो सबसे बेस्ट है और यहाँ तक कि वो टॉप क्लास में भी आते हैं। ये सब इजिन के बारे में कहा। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं और इजिन से कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप किसी बारे में क्यूरियस नहीं हो, क्या सही है? तभी इजिन कहता है क्यूरियस होना ये मेरा काम नहीं है। ये सुनकर प्रेसिडेंट और बॉडीगार्ड उसके पास देखने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमारी कंपनी SWS सुरक्षा उद्योग में आक्रामक रूप से विस्तारण कर रही है। ईमानदारी से कहूँ तो इतने आसानी से रक्षा उद्योग में कदम रखना बहुत खतरनाक है। वह सीधे तौर पर किसी देश की शक्ति और उसके हितों से जुड़ा है, जो इसे अन्य उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक जटिल बना देता है। वैसे भी हमें SWS का यह आक्रामक कदम अनिवार्य रूप से हमें स्थापित कंपनियों के ग्राहकों पर कब्जा कर लेने के लिए परिवर्तन किया, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे एनिमेस बनाए हैं। यह केवल एक कंपनी नहीं है जिसने हमने ग्राहक लिए हैं, लेकिन विशिष्ट देश और संगठन भी। मैंने सभी संगठनों का मान लिया। जी हाँ, संबंधित यूना और मुझसे संभव इस मामले से संबंधित है। तभी इजिन प्रेसिडेंट से कहता है आपको मुझे यह सब कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस अपना जॉब करना था। ये सुनने के बाद बॉडीगार्ड और प्रेसिडेंट के तोते उड़ जाते हैं और कुछ नहीं कहते। तभी प्रेसिडेंट थोड़ी राहत की सांस लेके हंसने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें
कहीं और का सीन दिखाया जाता है, उधर डॉक्टर का सामान दिखाया जाता है। फिर हमें एक स्ट्रेचर पे बंदा दिखाई देता है, उसका ऑपरेशन हुआ होता है। तभी वो कोई नहीं रहता, वो जैकल रहता है, जिसका एक शोल्डर पे कट लगा होता है, उस पे पट्टी लगी होती है। और फिर उसके पैर को दिखाते हैं जहाँ पे वो पट्टी लगी होती है। तभी वो अचानक से उड़ जाता है चिल्लाते हुए, आजू बाजू का सामान तोड़ने लग जाता है। फिर वो वही सोचने लगता है जब एजिन लगभग उसे मार ही दिया था। तभी ये सोचकर वो इतना गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं उस आदमी को मार डालूं, वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं, मैं जा रहा उस आदमी को मार डालने हुई थी। थोड़े दिन के बाद हमें एजिन का घर दिखाया जाता है और एजिन फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तभी सामने वाला कहता है कि इसे देखने के बाद 01 आपने सही कहा था, आखिर हमला करने वाला फॉरेस्ट था। तभी एजिन कहता है कि लेकिन मैंने कंफर्म नहीं किया कि वो 03 या फॉरेस्ट था, क्या यह सचमुच 03 थी? आपने कहा था कि भी सामने वाला कहता है कि आपने कहा था कि उसने गैस मास्क पहना था। तभी एजिन इस बारे में सोचने लगता है उसके फाइट के दौरान। तभी 03 कहती है कि तो यह आप है जो हमारे रास्ते के बीच आ रहे थे। ये याद करने के बाद एजिन कहता है कि उसकी आवाज़ और उसकी हरकतें से वो 03 से मिलती जुलती लग रही थी। तभी नंबर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इस पर गहराई से गौर करूंगा, क्योंकि 03 का पता लगाना ये आवश्यकता है। इसके कारण अलावा कुछ ऐसा है जो आपको जानना ज़रूरी है। ये खबर है कि फॉरेस्ट एलिस को पुष्टिकरण कर रहा है। ये सुनने के बाद एजिन सोचने लगता है। तभी नंबर कहता है कि मूड भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सुना है कि फॉरेस्ट ने एलिस के परिवार को बंधक बना लिया है और उन लोगों का उपयोग करके एलिस के खिलाफ कर रहे हैं, इसीलिए उनके बीच में हमेशा मुठभेड़ रहती है। केवल मुझे लगता है कि इस बार यह दूसरे स्तर पर है। आपको कहा कि एलिस ने आपने वहाँ आपकी मदद कर दी है, मुझे लगता है कि यह उसी के कारण है। हमले के ठीक दौरान फॉरेस्ट ने एलिस को कैद कर लिया। ये सुनने के बाद एजिन थोड़ा सोचने लगता है। फिर हमें कुछ देर का सीन दिखाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाते हैं जिसको हथकड़ी पहना दी होती है और उसके चेहरे पर काला नकाब डाल दिया होता है। तभी वो कोई नहीं, एलिस ही रहती है। तभी वो कोई नकाब उसका निकाल देता है और सामने 2 जन खड़े रहते हैं और उसको देख के एलिस उसके पास देखने लगती है। और फिर सामने वाला बंदा कहता है कि वो गुस्से में कहता है, एलिस मुझे यकीन था कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि आपको ये मिशन पूरा करना है। तभी ये सुनकर एलिस कहती है, आप मुझे क्या देख रहे हो, यह तो जैकल का था जो फैल रहा। तभी चीफ कहता है कि मैंने सुना कि आपकी वजह से ये मिशन फेल हो गया है। तभी एलिस कहती है, मैंने अपने रिपोर्ट में पहले ही बता दिया था, जैकल ने मुझे इस मिशन से हटा दिया। मैंने उसको फॉलो किया जिसका वो मिशन था वो जैकल था। ये सुनने के बाद चिप कहता है कि उसके बारे में क्या, आपने और जैकल ने जो कहा वो अलग अलग है, इसीलिए हम चेक करेंगे। हमें आपको तब तक बंद रखा जब तक टीम का एक मेंबर होश में नहीं आया। मेंबर को अभी थोड़ी देर पहले ही होश आया है। तभी एलिस कहती है, तो आपने पहले ही इसको कंफर्म कर लिया होगा। जैकल बकवास उगल रहा था और एलिस राहत के साथ छोड़ती है। तभी चिप कहता है, नहीं, उसने कहा कि जैकल ने जो कहा वो सब सही था। ये सुनकर एलिस हैरान होती है। चिप आगे कहते हैं, जैकल ने तुम्हें ऑर्डर दिया कि तुम टारगेट को मार डालोगे, लेकिन आपने ऐसा पालन नहीं किया। ये सुनने के बाद एलिस गुस्सा होती है और कहती है, मुझे यकीन है जैकल ने मुझे इस गड़बड़ में फंसा दिया है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो यह ऐसा नहीं होता। ये सुनने के बाद चिप गुस्सा में कहता है, एलिस, मेरी आखिरी वार्निंग को इग्नोर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप एक उदाहरण बनने के लिए हम आपको सभी फॉरेस्ट मेंबर के सामने सार्वजनिक रूप से फांसी देंगे। तभी ये सुनने के बाद एलिस कहती है कि तो फिर मेरे भाई बहन का क्या होगा? तभी वो जाते हुए पीछे मुड़ते हुए कहता है कि नहीं लगता कि यह उनके बारे में चिंता करने का सही समय है। ये सुनकर एलिस डरने लग जाती है। तभी चिप वहाँ से जाने लग जाते हैं और एलिस वहीं बैठी रहती है। तभी चिप बाहर आके हुए कुछ सोचने लगते हैं और फिर सामने खड़े देखते हैं कि जैकल सामने ही खड़ा होता है उसके बंदों के साथ। तभी चिप जाते हुए कहते हैं कि जैकल, ये सब कुछ तुम संभाल लो और इसका जल्दी ख़त्म करो। ये सुनने के बाद जैकल हंसने लगता है और फिर वहाँ से चिप
कार में बैठ जाता है और वहाँ से चले जाता है। तभी जैकल एलिस के पास जाने लगता है। तभी वो एलिस के सामने आके खड़ा हो जाता है। जैकल को देखने के बाद एलिस गुस्सा कर देती है और कहती है कि तू साले। जैकल हंसते हुए कहता है कि एलिस एलिस, किसने कहा था तुझे यह सब कुछ करने के लिए अपने मर्जी से? मैंने तो तुझे पहले ही वार्न किया था। ये सुनने के बाद एलिस चिल्लाते हुए कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आपने मुझे जो ऑर्डर दिया था वही तो मैंने किया। आपने क्या कहा था इसमें शामिल ना हो? ये सुनने के बाद जैकल कहता है कि आप कब तक झूठ बोलोगे कि योजना बना रहे हो? क्या इतने इम्पोर्टेंट मिशन पर मैं शामिल न होने का भी कोई मतलब बनता है? ये सुनने के बाद एलिस गुस्से में आती है और कहती है कि तू कमीने, यदि मिशन शुरुआत से ही सफल नहीं हुआ तो तुम सब इल्ज़ाम मेरे पे डाल दोगे। ये आपने मिशन से पहले ही सोचा था। तभी जैकल अपने बंदों से कहता है कि कैमरा जल्दी सेटअप कर लो, हमें यह रिकॉर्ड करना होगा कि जब आप आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है, चाहे आप कितने भी दिल क्यों ना हो। ये सुनने के बाद एलिस गुस्सा करती है और अपने हथकड़ी खोलने का प्रयास कर देती है। तभी कैमरा सेटअप हो जाता है और फिर जैकल हंसते हुए कहता है कि चलो शुरू करते हैं, बिना किसी बकचोदी के साथ। तभी जैकल एलिस के सर के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए तभी एलिस थोड़ा हथकड़ी खोल देती है और तभी जैकल हंसते हुए कहता है कि फिर मिलते हैं। इतना ही कहते ही एलिस जल्दी से उसके गन के हाथ को पकड़ लेती है और जैकल के हाथों से वो गन छीन लेती है। ये देखने के बाद जैकल हैरान हो जाता है। फिर एलिस उसी की गन जैकल के ऊपर पॉइंट आउट कर लेती है और गोली चलाने लग जाती है। तो जैकल हैरान होकर गोलियां डॉच करने लग जाता है। तभी एलिस जैकल के सर पे मार देती है और उसको पकड़ लेती है। तभी वो सामने वाले बंदे के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए उनके ऊपर गोलियां चलाने लग जाती है, जिससे वो लोग मर जाते हैं। तभी वो जैकल का सर पकड़ लेती है और बेंच पे मार देती है। तभी जैकल कहता है रुको, आपका भाई बहन। तभी एलिस अपनी गन उसके सर पर रख देती है। तभी जैकल हंसते हुए कहता है कि मगर मैं मर गया तो तुम्हारा भाई बहन भी मर जाएंगे और आप नहीं जानते कि वो कहाँ पे है, इसलिए आप उन्हें बचा भी नहीं सकते। नहीं, आपके पास उन्हें ढूंढने का भी समय नहीं होगा और जिस समय उन्हें पता चलेगा कि मैं मर गया हूँ वो आपके भाई लोग को भी मार डालेंगे। ये सुनने के बाद एलिस गुस्से में उसके खोपड़ी के ऊपर ही गन रख देती है, जिससे जैकल की एक पल तो फट जाती है। तभी एलिस सोचने लग जाती है। तभी जैकल के लोग अंदर आने लगते हैं ये आवाज़ सुन के गोलियों का। फिर वो देखते हैं कि जैकल को बंदी कर लिया गया है। तभी वो लोग एलिस को सामने के ओर से घेर लेते हैं। तभी ये मौका देख के जैकल उसके गन को पकड़ लेता है और उसको हाथों से छुड़ा लेता है। तभी गन जैकल के पास आ जाती है और जैकल एलिस के पास पॉइंट आउट करता है। तभी एलिस कुछ नहीं करती, खाली खड़ी रहती है और सोचने लग जाती है। तभी जैकल हंसते हुए कहता है शिट, लगभग अभी गड़बड़ी हो गई थी, मैं मरने ही वाला था। तभी उसका नाम लेते हुए कहता है एलिस, क्या आपको लगता है कि आपके भाई बहन जीवित रह सकते हैं? ये सुनकर एलिस कहती है क्या? तभी एलिस जैकल कहता है हंसते हुए, मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर आपके भाई बहन को भी मार डालूंगा। जब वो आपके बिना मीनिंगलेस है तो उन्हें अलाइव रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनने के बाद एलिस गुस्से में तो आती है पर कुछ नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर बाहर से गोलियां चलने लगती है और उन लोगों को लगती है जो एलिस को सामने से घेर के खड़े रहते हैं। तभी जैकल के आदमी उधर मारे जाने लगते हैं। तभी कुछ गोलियां जैकल को भी लग जाती है, पर यह पता नहीं कि जैकल मारा है कि नहीं, गिरा होगा, बेहोश होगा, क्या पता नहीं। तो जैकल के बारे में पता नहीं, जब पता चलेगा बता देंगे। फिर ये देख के एलिस हैरान हो जाती है और वो उसे भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। और फिर वो देखती है कि जैकल के बंदे मरने लग जाते हैं, गिरने पड़ने लग जाते हैं और गोलियां और खून ही होता है। तभी वो एक जगह पे देखने लगती है जहाँ से गोलियां चल रही होती है। तभी हम देख सकते हैं कि वो लोग 3 जन रहते हैं, ये नंबर रहते हैं 02 के बंदे जो जैकल के बंदों को मार रहे होते हैं। तभी 02 दिखाते हैं जो एलिस के और बढ़ने लगता है। तभी एलिस उसको देख के हुए कहती है कि 02 तुम यहाँ क्या कैसे आ गए? तभी 02 उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि 03 कहाँ पर है? ये सुनने के बाद एलिस कहती है कि क्या? ये 02 एलिस के पास जाने लगता है। तभी एलिस कहती है कि 03 यह क्या है? तभी
02 कहता है कि ऐसा मत दिखाओ कि तुम कुछ नहीं जानते। इन्फॉर्मेशन मिली कि जब फॉरेस्ट ने SWS के प्रेसिडेंट पर हमला किया तो वहाँ पे 03 भी साथ में थी। ये सुनने के बाद वो कहती है कि एलिस, जब हमने SWS के प्रेसिडेंट पर हमला किया तभी वो सोचने लग जाती है और फिर अचानक उसको कुछ याद आता है और वो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम मत कहो कि यह क्वीन है। क्वीन नंबरों में से 03 है। ये सुनने के बाद टैटू वाला नंबर कहता है कि क्वीन वह 03, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी एलिस कहती है कि आपके 03 के बारे में नहीं जानती। जब हमने प्रेसिडेंट पर हमला किया तो 03 पर किसी को फ़ोन नहीं किया गया था। हालांकि इस बारे में हमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर काम किया और वह एक महिला थी जिसे हम क्वीन कहा जाता था। ये सुनने के बाद 02 सोचने लग जाता है। तभी वहाँ पे कोई घसीटने की आवाज़ आती है। तभी एलिस उधर देखने लग जाती है और नंबर 2 भी उधर देखने लग जाता है और उसके उधर के बंदे लोग अपनी गन उसके ऊपर करते हुए, तभी वो जैकल होता है और वो पीठ के बल टेका लेके कहता है कि एलिस, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम नंबर लोग के साथ मिलकर ये क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद एलिस गुस्सा होती है। तभी एलिस उसके पास जाने लग जाती है और फिर एलिस उसके बाल पकड़ लेती है और सामने आके कहती है, मेरा भाई कहाँ है? ये सुनने के बाद जैकल हंसने लग जाता है। ये देखने के बाद एलिस उसके चेहरे पर एक चमाट खींच के मारती है ज़ोर से और एलिस कहती है कि बता मेरा भाई कहाँ है। तभी जैकल वहाँ पीछे जाके गिर जाता है और फिर एलिस उसके पास देखने लग जाती है। तभी जैकल डरते मारे करा रहा होता है। तभी वो कहता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं तुमको सब बता दूंगा? तभी एलिस सोचने लग जाती है। तभी जैकल आगे कहता है कि पहले मुझे छोड़ दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा भाई कहाँ पे है। ये सुनने के बाद एलिस ज़रा चौंक जाती है। तभी जैकल हंसने लग जाता है। तभी उतने में ही जैकल को गोली लग जाती है। कोई उसे मार डालता है गोली मार के, और गोली चलाने वाला कोई और नहीं, वो टैटू वाला नंबर था जो कहता है कि यह किस बारे में चिल्ला चिल्ला के बकवास कर रहा था, क्या एक हारा हुआ कुछ बता सकता है? ये सुनने के बाद उसके साथीदार उसके पास देखने लग जाते हैं। ये देखने के बाद एलिस अपने भाई के बारे में सोचने लग जाती है और गुस्सा करने लगती है। तभी वो डरते हुए जैकल के पास देख रही होती है। तभी वो कहती है कि वह ऐसा नहीं मर सकता। ये सुनने के बाद मास वाला नंबर कहता है कि क्या ब्रावो टीम ने मैसेज कर दिया? तभी वो कोई कहता है कि टारगेट अभी सेफ है। तभी हम देख सकते हैं कुछ लोग मरे हुए होते हैं और उनके बीच में एक बंदा खड़ा होता है। लगता है ये ईजीनी है। तभी उसका चेहरा दिखाते तो ये ईजीनी होता है शायद से, और उसकी टीम होती है ब्रावो करके। वही लोग उसके एलिस के भाई को बचाते हैं। तभी एलिस के भाई के आँख बंद होती है और वो व्हील चेयर पर बैठा रहता है। तभी हम मास वाला बंदा नंबर कहता है कि हमको एक गोरा लड़का मिला है जो व्हील चेयर पर बैठा है, क्या वो आपका ही छोटा भाई है? सही कहा ना? ये सुनने के बाद एलिस को समझ में नहीं आता और तभी 02 के पास देखने लगती है और फिर गुस्सा होने लगती है। तभी वो गुस्से में कहती है कि आपका उद्देश्य क्या है? ये सुनकर 02 कुछ नहीं कहता। तभी एलिस आगे कहती है कि आपने मुझे और मेरे भाई को क्यों बचाया? ये सुनने के बाद तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी टैटू वाला, मांस वाला और मोटा भी एलिस के पास देखने लगता है। तभी एलिस कहती है कि क्या तुम मेरे भाई को हॉस्टेज बनाकर मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो? सही ना? क्यों? पर क्या आप चाहते हो कि मैं फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दूं? तभी 02 उसके पास देखता है और एक चीज़ एलिस के पास फेंक देता है। एलिस उस चीज़ को पकड़ लेती है और देखती है कि वो एक फ़ोन है। तभी वो एलिस को कहता है कि वहाँ एक कॉल होगी और अपॉइंटमेंट लेना और अपने भाई को ले जाना अपने साथ। ये कहते ही एलिस कहती है कि क्या? तभी 02 वहाँ से बाहर जाने लग जाता है। तभी और मास वाला नंबर एलिस के पास देखने लगता है और फिर थोड़ी देर के पे कहता है कि एलिस, मैं यह नहीं भूला कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। और फिर वो ये कहते ही वहाँ से जाने लग जाता है और एलिस उन लोगों को देखते जा रही थी। 02 और उसके बंदे बाहर जाने लग जाते हैं। तभी उसमें से टैटू वाला कहता है, लालच है, मुझे यह पसंद नहीं है। तभी पहले वाला बातें उसको याद आती है और पहले का सीन दिखाते हैं। कोई कहता है कि एलिस को बचाओ। तभी टैटू वाला कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, हमें ऐसा क्यों करना होगा?
तभी वो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे इनकी मीटिंग चल रही होती है और फ़ोन पे कोई इससे बात करने वाला होता है। तभी उसमें से एक बंदा कहता है क्योंकि उसने 01 की मदद की है। तभी टैटू वाला बंदा कहता है कि इसलिए इसमें हमारा क्या लेना देना। तभी सामने फ़ोन पर बड़े बाल वाला नंबर होता है, वो कहता है कि आपका एक फेवर मैं कर दूंगा फिर से एक बार। फिर दूसरे फ़ोन से उससे आवाज़ आती है कि जाओ मरो। ये सुनने के बाद नंबर स्माइल करता है और कहता है कि क्या आप इस तरह से समाप्त होने के बाद अब हमारे नियम भूल गए हो। ये सुनने के बाद वो टैटू वाला उसको सुनने लगता है। तभी वो आगे कहता है कि गद्दारी का अर्थ मौत है। इसके अलावा शिकायतों के अलावा हम हमेशा एहसान का बदला बिना असफलता हुए ही देते हैं। हमारे कलीग का दोष हमारा दोष है। हमारे कलीग के लिए एक मदद का हाथ हमारे लिए एक मदद का हाथ है। क्या आप उन नियमों को भूल गए हो जिसके पालन हम उस नर्क में करते थे बचने के लिए। ये बातें सब सुन रहे थे, भले ही 02 भी सुन रहा था। तभी टैटू वाला नंबर कहता है यह हमसे और उससे बिल्कुल अलग मामला है। 01 हमारा कलीग नहीं है, इसके अलावा उसने हमें धोखा दिया है। उसे आभारी होना चाहिए कि हम सब उसे मारने के लिए तैयार नहीं है। तभी 02 कहता है 03 थी, वह एलिस के साथ ही थी ना। ये सुनने के बाद टैटू वाला नंबर हैरान होता है और बाकी सब थोड़ा स्माइल करते हैं। फिर क्योंकि 02 मान गया था ये सब करने के लिए, इसलिए वो हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक शेल्टर को दिखाते हैं जिसके अंदर एलिस होती है और उसका भाई रहता है। तभी एलिस अपने भाई को देखते रहती है और फिर उसको गले लगाती है और फिर रोने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद वही बड़े बाल वाला फ़ोन करने लग जाता है इजिन को और कहता है कि मिशन कंप्लीट हुआ, लेकिन क्या उसे बचाने के बाद उसे जाने देना इतनी बड़ी बर्बादी नहीं है। एलिस बहुत शक्तिशाली है। ये कहते ही वो फ़ोन रख देता है। तभी इजिन को और एक फ़ोन आता है। तभी इजिन देखता है और उस फ़ोन को उठा लेता है। सामने वाला कुछ कहता है। तभी इजिन कहता है कि क्या, और फिर कहता है कि थैंक यू। ये सुनने के बाद हमें पता चलता है कि वो 02 रहता है। तभी वो कुछ नहीं कहता। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है कि मैंने केवल इसलिए किया कि 02 का निशान ढूंढने के लिए मैंने ये किया था। ये बात करके वो फ़ोन रख देता है। तभी है कर्नल को जो कहता है कि सामने वाले बंदे से आप एलिस और उसके छोटे ब्रदर को नहीं ढूंढ पा रहे हो। तभी सामने वाला बंदा कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप इससे ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे। ये सुनकर कर्नल आगे कहता है कि क्योंकि हमने आपको इसी से ही तरह करना सिखाया है। ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं कहता। कर्नल आगे कहता है कि फॉरेस्ट ने एक्टिव कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। यही बात दूसरे मिशन पर भी लागू होती है कि आप ऐसा करते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट नुकसान होगा। ये सुनने के बाद कर्नल कहता है कि क्या आप जानते हो कि फॉरेस्ट इस वक्त कितनी खतरनाक स्थिति का सामना कर रही है। ये सुनने के बाद वो चुप रहता है। कर्नल आगे कहता है कि हालांकि उनमें से नियंत्रित न करने के कारण का दोष एलिस का स्किल फॉरेस्ट में सबसे अच्छा है। हमने उस एलिस से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन हम असफल रहे। हमने उसे नियंत्रित करने के लिए जिस हॉस्टेज को रखा था वह भी चला गया है। एक पालतू जानवर को रिहा कर दिया गया है हमारे प्रति दोस्त के साथ। ये सुनने के बाद वो सामने वाला सोचने लगता है। तभी कर्नल आगे कहता है कि उसके लिए हम पर खुलेआम हमला करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें एलिस को इस तरह नहीं सिखाया, वह तक कि इंतज़ार करना सिखाया है जब तक कि कोई बचाव का रास्ता न निकल जाए। इसमें 1 महीना या 2 महीना लग सकता है और वह स्थापित होने के लिए सही समय का इंतज़ार करेगी और फिर हमें ख़त्म कर देगी। लेकिन अब हमारे लिए सबसे बुरी बात यह है कि मिशन के लिए कोई समय सीमा नहीं है। ये सब सुनने के बाद उस आदमी के पसीने निकल जाते हैं। अभी एक जन बाहर से भागकर आता है और अंदर आके कहता है कि सॉरी, लेकिन यह एक अर्जेंट सिचुएशन है। वो देखने के बाद वो आदमी कहता है कि क्या हुआ है। वो आगे बताता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि एरिया 4 में बेस गार्ड को मार दिया गया है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी वो आगे कहता है कि और एलिस का मार्क बॉडी के बगल में पाया गया है।
तभी हमें ब्लड दिखाते हैं और एलिस का मार्क दिखा देते हैं जिसको उस बंदे को मार दिया होता है। तभी तभी कर्नल सीरियस होके कहता है कि एलिस पर एक बाउंटी जारी कर लो। ऐसे मामले में पैसे से समस्या का समाधान करना आसान हो सकता है। तभी सामने वाला कहता है कि हाँ ठीक है, और कहते ही वहाँ से चला जाता है तुरंत। तभी कर्नल अकेले में कुछ सोचने लगता है, फिर वो एक फ़ोन करता है। तभी सामने वाला कहता है कि मैं सोच रहा था कि आप मुझे कब तक कांटेक्ट करेंगे। तभी कर्नल कहता है कि आई एम सॉरी। तभी उनकी बात होती रहती है। तभी सामने से शिफ्ट होता है। वो कहता है कि मैंने देखा है कि SWS के रिलेटेड वॉर सभी फेल हो रहे हैं। शायद अगर यह पहले कोई कैंप होता तो ऐसा नहीं होता कुछ भी। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगा, और कॉल कट कर देता है। तभी वो सामने 03 रहती है और वो कहता है कि मैंने सोचा था कि फॉरेस्ट और कैंप में पर्याप्त भूमिका निभाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तभी 03 कहती है कि क्या कैंप के तरीके, क्योंकि वह ये नंबर थे। तभी चिप कहता है कि यह सच है, लेकिन क्या आप भी इस बार नंबर मेंबर के रूप में फेल नहीं हुए हैं। ये सुनने के बाद 03 उसके पास देखती है और फिर हंसते हुए कहती है कि मैं सहमत हूँ। SW प्रतिक्रिया अपेक्षा से अधिक कठिन थी, और इजिन के बारे में सोचते हुए कहती है कि हमें बहुत कम जानकारी थी, यहाँ तक कि यदि केवल एक नंबर और होता तो यह फेल नहीं हो पाता। तभी चिप कहता है कि यदि यह नहीं है तो और नंबर को जोड़ने का क्या हुआ। तभी 02 हंसते हुए कहती है कि मैं कर रही हूँ, मैं नंबरों को फिर से एक साथ देखने के लिए उत्सुक हूँ। तभी 03 02 के बारे में सोचती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर एक जन बाइक चला रहा होता है, वो भी बड़े तेज़ी से, और वहाँ से निकल जाता है। और ये कोई नहीं रहता, ये इजिन रहता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है बड़े रफ्तार से। तभी हमें एक लाइट हाउस को दिखाते हैं और वहाँ पे ही एक गोदाम रहता है। वहाँ पर 02 के बंदे सभी खड़े होते हैं। तभी टैटू वाला कहता है उन्हें इतनी देर क्यों हो रही है। तभी टकलू वाला बंदा कहता है कि अभी भी 10 मिनट बाकी है। तभी टैटू वाला इरिटेट होने लगता है। तभी वहाँ पर जिनके नंबर आ जाते हैं, और अभी उनमें से 06 नंबर कहता है कि हर कोई यहाँ पे है। तभी टैटू वाला कहता है कि 06 अभी मुझे बताओ जिस कारण से हमें सभी को एक साथ बुलाया जा रहा है। ये सुनने के बाद सब जन 06 के पास देखने लगते हैं। तभी 06 कहता है मैं नहीं जानता, 01 ने और कुछ नहीं कहा, और बस सभी को एक साथ आने के लिए कहा। मैंने इसे अभी आप लोगों तक पहुंचाया है। तभी टैटू वाला कहता है तो आपको पता नहीं क्या हो रहा है। आप लोगों ने हाल ही में एलिस के छोटे ब्रदर को बचाया है, लेकिन मिलकर काम किया है। क्या यह इम्पोर्टेंट नहीं होगा यदि 01 हम सभी का एक साथ आने के लिए कहे। 06 कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, कि इसलिए मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। ये सुनने के बाद टैटू वाला और मोटा उसके पास देखता है। फीमेल वाली नंबर कहती है कि जो कुछ भी कैंप के दिनों में दौरान कई बार 01 ने हमें एक साथ बुलाया था, जिससे मैं अपने हाथ पर गिन नहीं सकती। यह सब एक कठिन मिशन के बारे में था। तभी 02 भी सोचने लगता है। तभी सभी जन सोचने लग जाते हैं कि क्या हो सकता है। तभी 06 भी सोचने लगता है कि हाँ सच कहा, ये क्या हो सकता है। तभी उनमें से एक छोटा वाला नंबर कहता है कि ऐसा नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वो वापस आ गया है। ये सुनकर सब जन चौंक जाते हैं और सब कहते हैं कि क्या, पता नहीं है किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आगे पता चलेगा। तभी 02 भी सोचने लगता है। बाकी के लोग भी हैरान होते हैं और वो भी सोचने लग जाते हैं। 06 भी उसमें ही सोचने लग जाता है। फीमेल वाले भी इतने से में सब जन सोचने लग जाते हैं। इतने में ही उधर 01 आ जाता है, हमारा इजिन। तभी सब जन इजिन के पास देखने लगते हैं और टैटू वाला कहता है कि क्या, और फिर उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है 01 पर। अभी हम देख सकते हैं कि इजिन के दोनों में हाथ में ही खाने पीने का सामान होता है। तभी ये देखकर टैटू वाला नंबर कहता है यह क्या है। तभी इजिन कहता है कि फ्राइड चिकन। टैटू वाला कहता है कि फ्राइड चिकन। तभी इजिन कहता है हाँ,
उन्होंने कहा कि इस देश में तला हुआ चिकन स्वादिष्ट लगता है। मैंने सोचा कि इसे एक साथ खाना अच्छा रहेगा। ये सुनने के बाद सब सामसुम हो जाता है और कोई कुछ भी नहीं कहता। तभी फीमेल वाली नंबर कहती है कि 01, मुझे मत बताओ, आपने हमें इस चिकन को एक साथ मिलकर खाने के लिए नहीं कहा है ना। ये सुनकर ईजिन देखता है और कहता है कि लेकिन यह सच है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और चिकन के बारे में सोचने लगते हैं। टोटो के बंदे लोग भी हैरान हो जाते हैं और चिकन के लिए अभी ये सोचकर टैटू वाला नंबर गुस्सा हो जाता है और नाइफ निकाल कर कहता है 01 और मारने जाता है। तभी मोटा वाला उसको रोक कर रखता है। तभी टैटू वाला कहता है साइड हो जा। ये देखकर सब ईजिन के पास देखने लगते हैं और 02 भी देखता है। तभी टैटू वाला कहता है मैं इस कमीने को आज मार डालूंगा। ये कहते ही उनकी ऐसी ही मस्ती चालू रहती है और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। क्या टैटू वाला उसको मार पाएगा या ये लोग खा लेंगे, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और